हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विल पे बात करेंगे, वसीयत पे। होता क्या है कि वसीयत, क्योंकि वसीयत जो करता है वो एग्जीक्यूट होती है उसके जाने के बाद। तो वो आदमी, वो व्यक्ति तो रहता नहीं है कि भाई अपना इंटेंशन प्रूव कर सके कि भाई मैंने, मेरा इंटेंशन इसको लिखने में, इस ये जो कागज तैयार किया और अपनी संपत्ति का को बांटा, और वो मेरा क्या इंटेंशन था और मैं क्यों किसको क्या देना चाहता हूँ। तो जो चीज वो लिख के चला जाता है उसी से सारा इंटरप्रिटेशन होता है, और उसी के बेस पे डिस्प्यूट होते हैं। किसी को अगर नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, या किसी को ज़्यादा मिला या कम मिला या बिल्कुल नहीं मिला, तो इसी बात पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, और फिर वो कोर्ट तक पहुंचता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलता है। लेकिन आज मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से और एक सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से ये बताऊंगा कि विल को किस तरह से, विल बनाते समय, वसीयत बनाते समय किन शर्तों को का ध्यान रखें। और वो अगर तीन शर्तें हैं जो कानून में प्रोवाइड की गई हैं, अगर उन तीन शर्तों का आपने पूरा कर दिया विल बनाते समय, तो फिर वो एक आयरन क्लैड विल तैयार होगी, मतलब लोहा लाट विल। जिसको, देखिए, डिस्प्यूट तो कोई भी कर सकता है, डिस्प्यूट करने से तो किसी को ना कोई रोक सकता है और ना उस पे मतलब किसी भी तरीके की रोक लगाई जा सकती है। लेकिन ये जरूर हो जाएगा कि उस विल पे, विल को कोई आंच नहीं आएगी और वो विल प्रूव होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाए। और वो है कानून में प्रोवाइड की गई तीन शर्तें, और उसी को डिस्क्राइब करते हुए और कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट विल को लेके इसलिए है, मैं उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें दो चीजें। देखिए, विल के लिए क्या होता है, एक तो विल बनाते समय किन शर्तों का पूरा होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, और विल को कोर्ट में प्रूफ कैसे किया जाना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पार्ट में हम रखेंगे आज का वीडियो, कि केवल इसी बात पे है कि तीन शर्तें क्या है विल बनाते समय जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो विल इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगी। और जो प्रूफ करने की बात है कि कोर्ट में कैसे प्रूफ करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, और जजमेंट यही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो चलते हैं, अब ये पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या तीन शर्तें हैं। देखिए, विल बनाते समय कॉमन नॉलेज में ये तो है कि जो विल वसीयत बना रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए, हैं। दूसरा, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड और ये इस तरह के का कोई एलिगेशन ना लगे। तो ये सारी चीजें तो कॉमन नॉलेज में है। लेकिन अच्छा, और जब विल बनाते हैं तो मान लीजिए जैसे जो भी विल अपना वसीयत कर रहा है, तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है अपना। तो वो ए वन बाय वन, ये सबसे पहले जो बेसिक चीज है कि भाई जितने भी मेंबर्स में जिनको बांटना है, जो जो प्रॉपर्टी बांटनी है, पैराग्राफ वाइज आप उन सबके नाम से ये बता दीजिए कि भाई ये पूरे प्रॉपर्टी का ब्यौरा देखें कि ये मैं इनको देना चाहता हूँ, ये मैं इनको देना चाहता हूँ। अगर किसी को नहीं देना चाहते हैं तो उस एक सेपरेट पैरे में फिर उस इसका भी जिक्र कीजिए कि इसको मैं कुछ, ये अपना प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा किसी भी तरह से नहीं देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ तो इतना देना चाहता हूँ। ये सब चीजें तो हो जाती है, तो वो तो सब लिख दी जाती है। असली खेल शुरू होता है उसके बाद। जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब जो वसीयत बना रहा है उसने अपने जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी कैसे किसके पास जाए, ये सब तो वो सब कोई भी लिख लेता है। लेकिन असली खेल होता है उसके बाद, जिस पे डिस्प्यूट करके वो करे धरे, मतलब जो विल प्रॉपरली तैयार हुई है उसको भी इनवैलिड करार दिलवा दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट में साबित नहीं हो पाती है। तो वो जो तीन शर्तें हैं वो जो है वो 63, सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में ये प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोविजन किया गया है। अब जल्दी से चलते हैं उस प्रोविजन पे, और उसके बाद हम आपको वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के फैक्ट्स बताएंगे कि किस बात पे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सेक्शन 63 क्या कहती है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज विल्स। तो अनप्रिविलेज विल पे ना जाएं, क्योंकि प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज विल टेक्निकल टर्म है। प्रिविलेज विल उन लोगों के लिए होती है जो आर्मी मैन है, एयरफोर्स में है, जो हाँ, तो वो वार के एम्प्लॉयज हैं। तो
इन सब में जो है वो तो प्रिविलेज हो गई। तो कॉमन लोगों के लिए जो भी विल की जाती है वो 63 से कवर्ड होती है, जो प्रोविजन है वो 63 से कवर्ड होता है। तो उसमें क्या कहा है कि एवरी टेस्टेटर, आप डिस्प्ले भी होगा, every testator not being a soldier employed in an expedition or engaged in actual warfare, or an airman so employed or engaged, or a mariner of sea shall execute his will according to the following rules। तो कॉमन जो एयरमैन नहीं है, जो एयरफोर्स में नहीं है, जो सोल्जर नहीं है, उसमें मतलब कॉमन मैन के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी है। पहली क्या है, the testator shall sign or shall affix his mark to the will, or it shall be signed by some other person in his presence and by his direction। तो पहली शर्त क्या है कि जो टेस्टेटर मतलब जो वसीयत करता है वो shall sign और shall affix his mark to the will, तो वो अपना जो सारी चीजें लिख दी उसने विल में, चाहे वो पहले पेज पे एक ही पेज पे आ जाए या 2-3 पेज में आ रही है, वो सब लिखने के बाद अगर 2-3 पेज पे आ रही है तो हर पेज के नीचे जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहां पे, तो जहाँ पे कंटेंट्स आपने लिखने खत्म हुए उसके नीचे जस्ट अपना जो वसीयत करता है साइन करेगा, या अगर साइन नहीं कर सकता है तो थंब इम्प्रेशन लगाएगा, हर पेज पे लगाएगा अगर एक पेज से ज्यादा है। और अगर सिंगल पेज पे है तो जहाँ पे वो कंटेंट्स खत्म हो रहे हैं उसके नीचे वो अपना साइन या थंब इम्प्रेशन लगाएगा। और क्या कहा है, इसके 2 पार्ट हैं, एक तो ये अपने आप लगाएगा, और इट शैल बी साइन बाय सम अदर पर्सन इन हिज प्रेजेंस एंड बाय हिज डायरेक्शन। और अगर यदि किसी परिस्थिति में जैसे कि वो इतना इनकेपेबल है कि वो साइन या थंब इम्प्रेशन नहीं लगा सकता, तो वो दूसरे व्यक्ति जिससे वो लिखवाएगा विल उसको उससे साइन करवाएगा, और बाय सम अदर पर्सन इन हिज प्रेजेंस एंड बाय हिज डायरेक्शन। अब ये कह के उससे साइन करवाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन पे वो दूसरा व्यक्ति जो है वो साइन करेगा अगर आप कैपेबल नहीं है लिखने के ये मार्क। तो एक तो शर्त ही हो गई, तो नॉर्मल शर्त है। दूसरा, और वो साइन, एक चीज यहाँ पे और बताऊं, वो साइन या थंब इम्प्रेशन ऐसे होने चाहिए जो कि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ऊपर खत्म हो रहा है, ऊपर के हिस्से में कंटेंट और नीचे साइन हो रखे हैं, बीच में पेन की लाइन खींच दी तो समझ लिया कि ये तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसके लिए दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, द सिग्नेचर और मार्क ऑफ द टेस्टेटर और द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन साइनिंग फॉर हिम शैल बी सो प्लेस्ड that it shall appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a will। तो जो वो साइन होंगे वसीयतकर्ता के या उस दूसरे आदमी के जिससे वसीयतकर्ता ने लिखवाया है, वो साइन ऐसे लगने चाहिए कि वो जो कंटेंट्स लिखे हैं वो विल को इफेक्ट दिलाने के लिए के इंटेंशन से ही लिखे गए हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि कंटेंट तो खत्म हो गए विल के ऊपर और साइन हो रखे हैं नीचे, फिर बीच में पेन से जैसे खींच दिया जाता है गैप खत्म करने को कि ये तो खाली स्पेस है तो इसको पेन से खींच के और साइन के तक ले आए, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जहां कंटेंट्स खत्म हो रहे हैं वहीं उसके नीचे साइन होने चाहिए या मार्क होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन। तो ये शर्त 3 शर्तों में से एक शर्त है, तो मतलब अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही है तो इसके बेस पे भी बिल आपकी इनवैलिड करार दी जा सकती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट शर्त है, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस। तो पहला पार्ट ये कहता है कि जो विल जो वसीयतकर्ता ने लिखी उसको 2 या 2 से अधिक विटनेसेस द्वारा अटेस्ट किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा। तो इसका मतलब कम से कम 2 तो विटनेस गवाह होने ही चाहिए, अगर एक है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ईच ऑफ whom shall seen the testator sign or affix his mark। अब आगे टू द विल, और जो अगर मान लीजिए 2 हैं या 3 भी हैं, हम मान लेते हैं 3 गवाह, एक ने वसीयत करी ए ने और उसने 3 गवाह से प्रमाणित करवाई, तो 3 हैं अगर, तो ईच ऑफ whom has seen the testator sign और affix his mark to the will। वो उन तीनों ने ये देखा हो कि वसीयतकर्ता ने उस वसीयत को करने के बाद साइन किए या थंब इम्प्रेशन लगाया, और has seen some other person sign the will in the presence and by the direction of the testator। और यदि वो उसने वसीयतकर्ता ने खुद नहीं लिखी है, किसी और से लिखवाई है, तो उस आदमी को देखा हो कि वसीयतकर्ता की डायरेक्शन पे और उसकी प्रेजेंस में उस दूसरे व्यक्ति ने उस वसीयत को लिखा है और साइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर
or has received from the testator a personal acknowledgement of his signature or mark or the signature of such other person। या अब जैसे मान लीजिए कि तीन गवाह है, अब दो तो वहां पे उस समय थे, एक बाद में आया तो उसने नहीं देखा साइन होते हुए, तब उस परिस्थिति के लिए उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया है कि वो वसीयत करता उसको बताएगा। मान लीजिए तीसरा गवाह बाद में आया और वसीयत तैयार हो चुकी है, दो गवाह ऑलरेडी थे, उन्होंने तो देख लिया, तीसरे ने नहीं देखा, तो तीसरे को वो वसीयत करता ये बताए, एक्नॉलेज करे कि ये वसीयत मेरे द्वारा लिखी गई है और ये मेरे साइन हैं, या ये वसीयत मैंने इस दूसरे व्यक्ति से लिखवाई है और ये मेरे कहने पे इसने साइन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज है, बारीक। एंड ईच ऑफ द विटनेसेस शैल साइन द विल इन द प्रेजेंस ऑफ द टेस्टेटर। और हर व्यक्ति जो हर गवाह जो है, चाहे वो दो हो या तीन या चार, वो वसीयतकर्ता की प्रेजेंस में साइन करेंगे। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन विटनेस बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। पर ये जरूरी नहीं है कि हर गवाह जो है वो मोर देन वन विटनेस बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पर उपस्थित हो। जैसा मैंने बताया इसमें, इसीलिए वो प्रिस्क्राइब कर दिया है एक लाइन में कि अगर जैसे वो मान लीजिए बाद में आया, वसीयत तैयार हो गई, तो तीसरा गवाह जो मैंने एग्जांपल दिया, तो वो वसीयत करता उसको एक्नॉलेज करेगा कि मैंने ये वसीयत बनाई है और ये मेरे साइन है, ये मैंने इससे लिखवाई है और ये उसके साइन है, मेरे कहने पे उसने साइन किए। एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी। और कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि अटेस्टेशन जो गवाह प्रमाणित करेंगे वो एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट हो कि ये प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के तरह करना है, नहीं। वो जिस तरह से, अब मान लीजिए दो तो थे, तो दो तो सामने सामने सीधे ये लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे प्रेजेंस में वसीयतकर्ता ने साइन किए हैं, ठीक है, मैंने देखा है साइन करते हुए। लेकिन जैसे तीसरा आया, तीसरा बाद में आया, उसने वसीयतकर्ता ने उसको एक्नॉलेज किया कि भाई मैंने लिखी है और ये मेरे साइन है, या मैंने लिखवाई है और उसके साइन है, तो वो लिखते समय ये प्रमाणित कर सकता है कि ये वसीयतकर्ता द्वारा मुझे बताया गया कि ये उन्होंने विल लिखी है और ये उनके साइन है, या दूसरे से लिखवाई है और उसके द्वारा मेरे कहने पे साइन करवाए गए हैं, ये वसीयतकर्ता ने बताया, इस तरह से करके और वो प्रमाणित कर सकता है। तो कुल मिला के ये 63 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वसीयत करते समय। इन तीन जो शर्तें दी गई है इनका पूरा होना, अगर ये पूरी हो गई तो बाकी जो ऊपर आपने जो भी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी बांटी है, जिसको जैसे दी है, वो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ ले, चाहे वो कैसे ही एलिगेशन लगा ले। तो अगर इन तीन शर्तों को पूरा किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन तीन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, बाकी सब चीजें तो हो जाती हैं भाई, प्रॉपर्टी तो कोई भी अपनी सब टिप्स पे रहती है, वो सब बांट दिया, सब कुछ कर दिया। इन तीन शर्तों में से एक ना एक शर्त जो है वो पूरी होने से रह जाती है, जिसपे डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसी तरह का मामला ये सुप्रीम कोर्ट में आया, और ये अभी लेटेस्ट 2025 का ही है। इसमें क्या डिस्प्यूट हुआ कि इसमें एक मान लीजिए ए जो है और बी, तो ए जो है उसके कोई इश्यू नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी और वो रहता था अपने भतीजे बी के साथ। अब वो बी उसका देखभाल करता था। 7 मई को उसने जो है ए ने बी के नाम अपना विल कर दी, जो भी प्रॉपर्टी थी, और 8 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उसके बाद बी ने जो है अपनी ये जो विल के थ्रू उसे प्रॉपर्टी मिली ए की, उसको अपने बच्चों के नाम सेल डीड के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद सेल डीड के थ्रू उन बच्चों ने ज्वाइंटली एक थर्ड पार्टी को भेज दी वो प्रॉपर्टी। उसके बाद डिस्प्यूट अराइज हुआ और अदर रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने सूट डाला कि ये विल तो फर्जी है, और इस विल के बेस पे इन्होंने सारी प्रॉपर्टी वाली सोल्ड आउट कर दी, तो वो इनवैलिड हो जाती है, तो वो ये सेल डीड को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए और विल को। तो ये मैटर तब सिविल कोर्ट ने क्या हुआ, ये सिविल कोर्ट में सूट डाला, तो सिविल कोर्ट ने ये पाया कि जो विल है वो 1 पेज की थी और उसमें ऊपर तो गैप लाइनों के बीच का सही सा था, लेकिन नीचे आते आते वो गैप कम हो गया स्पेस लाइंस के बीच में। तो उसी बेस पे कोर्ट ने ये माना, ट्रायल कोर्ट ने, कि ये जो है फर्जी विल है, और इसके बेस पे उन्होंने वो विल को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और सारी जो बाकी की कार्रवाई थी वो सब इनवैलिड हो गई।
तो इस पे जो है बी ने फिर फर्स्ट अपील में चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज किया। तो वहां पर उन्होंने देखा कि खाली उन्होंने कहा कि केवल स्पेस कम हो जाने की वजह से ये नहीं माना जा सकता कि विल जो है वो फर्जी है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक ही पेज में विल को रखना चाहते हैं और लास्ट तक आते आते क्योंकि स्पेस कम हो जाता है तो उसको इस पे जगह कम बचती है तो स्पेस कम हो जाता है। तो ये एक नेचुरल फेनोमिना है, नेचुरल थिंग है, इस पे कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उन्होंने विल को सही माना और वो जो अपील अलाउ कर दी। अपील अलाउ कर दी तो फिर वो जो जिन्होंने विल को चैलेंज किया था वो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने ये वाली बात को तो माना ही कि स्पेस जो है वो कम हुआ है इसलिए विल फर्जी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो गवाह बी ने एविडेंस कराया ट्रायल कोर्ट में, उसने ये नहीं कहा किसी भी जगह कि मैंने जो गवाह वो प्रमाणित किया है वो वसीयतकर्ता के कहने पे किया है। तो इसलिए ये और पक्का हो जाता है कि ये विल फर्जी है और ये शर्त का पूरी नहीं होती है, इसलिए जो है 63 की शर्त पूरी नहीं होती है, इसलिए विल फर्जी है और बाकी सारी कार्रवाई सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कंफर्म कर दिया और जो फर्स्ट अपील में ऑर्डर हुआ था उसको रिजेक्ट सेट असाइड कर दिया। अब भी जो है फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जो इसमें वो अपीलांट है गोपाल कृष्ण जो भतीजा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा एविडेंस सारा और विल को और जो एविडेंस उस गवाह का कराया था उस गोपाल कृष्ण बी ने, उस सब को देखते हुए और सेक्शन 63 को कोट करते हुए ये कहा कि इस सेक्शन 63 में जब मैंने आपको ये पढ़ा था कि 3 शर्तें और जो तीसरी शर्त थी उसमें ये कहा गया है कि फिर से मैं जरा सा आपको बताता हूं कि द विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस ईच ऑफ whom हैज सीन द टेस्टेटर साइन। तो जो गवाही दी थी उस गवाह ने उसने ये लिखा था कि ए ने ऐसे ए को मैं जानता हूं और ये बी को भी मैं जानता हूं, ये कि हम एक ही गांव में रहते हैं, ए ने मेरे सामने ये वसीयत की थी और ए को मैंने साइन करते हुए देखा है, ए को मैंने साइन करते हुए वसीयत पे देखा। तो जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये पहली शर्त जिसमें लिखा है कि ईच ऑफ whom हैज सीन द टेस्टेटर साइन, तो जब पहली शर्त ही पूरी हो गई तो आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो आगे की भाई उसके डायरेक्शन पे ये तो कहीं नहीं लिखा है कि टेस्टेटर के डायरेक्शन पे प्रमाणित होना चाहिए, पहली बात वो तो उसने देख लिया, ये गवाही में कहा है तो शर्त पूरी हो गई तीसरी। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिस्कस किया, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वो जो उसने गवाही दी उसने ये नहीं लिखा गवाह ने कि मैंने वसीयतकर्ता के कहने पे साइन किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये उसके लिए है ही नहीं कंडीशन, वो कंडीशन तब है जब जब वो ये कहे गवाह कि उसके सामने वसीयत पे साइन ना हुआ हो, तब गवाह को एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी वसीयतकर्ता की चाहिए होती है। तो वसीयत करता ये जैसे बाद में तीन विटनेस में तीसरा विटनेस बाद में आया था जो मैंने गवाही एग्जाम्पल दिया, उस सिचुएशन में अगर जैसे बाद में आया और वसीयत तैयार हो चुकी है साइन हो चुकी है, तब वो वसीयत करता ये बताएगा उसको गवाह को कि मैंने ये विल बनाई है और ये मेरे साइन है, या मैं दूसरे व्यक्ति से बनवाई है और उसके साइन है, मेरे कहने पे उसने साइन किए, और वो गवाह ये लिखेगा कि हाँ वसीयतकर्ता ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उसके साइन है, तो तब वो उस तरह से प्रमाणित होगा। तो ये सिचुएशन तो इस मामले में बनती नहीं है और उसने तो साफ खुद से लिखा है कि मेरे सामने साइन किए, तो वो कंडीशन पूरी हो जाती है, इसलिए वो विल वैलिड है पूरी तरह से। और जो उसके बाद विल के बाद जो प्रॉपर्टी बी के पास आई गोपाल कृष्ण के पास, और उसने जो आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर की सेल डीड, वो सब वैलिड है, सारी कार्रवाई वैलिड है। और जो हाई कोर्ट है उन्होंने एरर की है इस डिसीजन में पहुंचने के लिए कि वो जो है गवाह ने ये नहीं बताया कि उन्होंने वो वसीयत उस पे वो को वसीयतकर्ता के डायरेक्शन पे साइन किया, प्रमाणित किया, तो ये बिल्कुल गलत इन्फ्रेंस है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि वो बिल सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए जरा सी टेक्निकल बात पे एक लाइन पे, उसमें कई पार्ट है सी के, उसमें आप फिर से आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो।
जिस तरह से मैंने एक एक बताया है, तो उसमें से अगर एक भी शर्त पूरी हो जाती है तो और करके लिखा गया है, सारा प्रोवाइड किया गया है। एक शर्त पूरी होनी चाहिए, सी में कई पार्ट है, उसमें एक शर्त पूरी होनी चाहिए, ये सारी। और उसमें यह भी बताया गया है कि अगर गवाह गवाह जो है वो वसीयतकर्ता को साइन करते हुए देखें, और या अगर नहीं देख पाए, जैसे बाद में आया, तो वसीयतकर्ता उन्हें बताएगा कि मैंने ये विल बनाई है और मैंने साइन किए हैं, तब उसकी एक्नॉलेजमेंट पे वो जो है गवाह प्रमाणित करेगा कि हाँ ठीक है उसने बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यही बता रहा, बस केवल अगर आपने इन 3 शर्तों को अपना प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के बाद इन 3 शर्तों का ध्यान रख लिया कि ये 3 शर्तें सही से पूरी हो रही हैं, तो फिर आपकी विल को, वसीयत को कोई हिला नहीं सकता है, वो प्रूव होके ही रहेगी। अब प्रूव कैसे करना होता है कोर्ट में, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। नमस्कार।